नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं तालिबानी छवि। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान अब इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन के सफाई को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि तालिबान ने पूर्वी अफगानिस्तान में सैकड़ों लड़ाकों को तैनात कर दिया। तालिबानी सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन की गति बढ़ाने के लिए पिछले एक महीने में 1300 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को नंगरहार प्रांत में तैनात किया गया है। और तालिबान ने कहा कि हमारी जलालाबाद यूनिट पूरी रात तलाशी अभियान चला रही है। हम इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से सरेंडर की अपील कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सरेंडर नहीं कर रहा है तो हम उन्हें मार रहे हैं। हालांकि थोड़ा क्रूर है, लेकिन हमें उन्हें मिटाना है। ये सिर्फ हम अफगानिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। तो एक बड़ा ही विचित्र मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। तालिबान जो है वो अपनी चीजें यहाँ पर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से वो क्रूरता कर सकते हैं। अगर उनकी बात यहाँ पर नहीं मानी जाती है तो किस तरीके से वो मरने मारने पर उतारू एकदम से हो जाते हैं और बिना सोचे समझे लोगों को मार देते हैं। तो जलालाबाद में हर हफ्ते 7 से 10 इस्लामिक स्टेट के संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाता है और करीब 6 मारे भी जाते हैं। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की संख्या 3000 के करीब बताई जा रही है और अगस्त में काबुल पर कब्जे के बाद से तालिबान को इस्लामिक स्टेट ने कड़ी चुनौती दी है। आपको बता दें कि तालिबान सालों से इस्लामिक स्टेट से लड़ाई में लगा हुआ है। कुछ स्थानीय लोगों और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट का कहना है कि तालिबान के लड़ाके इस प्रांत से परिचित नहीं है और उनके पास लक्ष्यों को लेकर खुफिया जानकारी की जांच करने का कोई तरीका नहीं है। तालिबान का जिस पर शक होता है उसका पीछा करते हैं और उन्हें मार डालते हैं और बताते हैं कि वो इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ था। हालांकि ये सच है कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाके भी मारे गए हैं। नंगरहार में पहले से गोलाबारी की जो बढ़ोतरी हुई है जलालाबाद के केंद्रीय अस्पताल में इस साल के किसी भी अन्य महीने की तुलना में अक्टूबर में युद्ध में हताहतों की संख्या सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर बताते हैं कि मुझे याद नहीं है कि पिछली बार कब युद्ध में घायलों की संख्या इतनी अधिक थी। तो तालिबानी जो छवि है वो किस तरीके से है उस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ राकेश बातू जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, तालिबान का मसला एक बार फिर से निकलकर सामने आया है। तालिबान को लेकर उनकी जो छवि निकलकर सामने आई है उसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। तो बिना सोचे समझे लोगों को वहां पर मार दिया जा रहा है सिर्फ शक के बिहा पर। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, तालिबान की छवि कोई नई छवि नहीं आई है। दे आर द वन सिंस वेरी बिगिनिंग इन द सेंस कि जब से उनका गठन हुआ है तब से वो यही काम कर जी। वो भी मतलब इनसे कम नहीं है। देयर आल्सो यू कैन से कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ओनली थिंग इज कि देयर इंटरेस्ट आर क्लैशिंग। जो आईएसआईएस खुरासन है, ये जो आईएसआईएस मेन है उसका एक विंग है और उनका उद्देश्य है कि एक यू कैन से ऑलमोस्ट सेंट्रल एशिया प्लस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इवन अप टू मालदीव्स एक ही खिलाफत यानी कि जो खलीफा वाला रूल जो पुराने किसी जमाने में होता था कि सारे में इस्लामिक रूल हो, वो इंटरेस्ट है उनका। तालिबान का अफगानिस्तान का इंटरेस्ट है। हालांकि दोनों सेम है, दोनों का इंटरेस्ट सेम है। ओनली क्या है कि अब पावर की लड़ाई है तो उसमें ये एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे। इनके पास कोई मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे वो आईएस खुरासन हो चाहे वो तालिबान हो। अब मेरा कहने का तात्पर्य आईएस खुरासन तालिबान को मारे या तालिबान खुरासन को मारे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा है, दोनों एक दूसरे को मार के खत्म हो। दोनों जाहिल लोग हैं और जंगली लोग हैं, मारे जाएंगे। लेकिन इसके उसमें जो कुछ तो परसेंटेज ऐसी है जो दोनों से एफिलेटेड नहीं होगी, वो कह सकता रहा है। क्योंकि तालिबान का मानना है कि आईएसआईएस खुरासन में वो लोग हैं जो तालिबान से डिफेक्ट हुए हैं या जो कभी यूएस के लिए एज ए इंटेलिजेंस सोर्स या कुछ उस तरह के काम कर रहे थे, वो इनसे खुरासन से जुड़े हुए हैं। तो वो उनको जरा सा भी शक होता है मार देते हैं। उनको कोई चीज से कोई दया या किसी तरह का कोई भी लव लॉस नहीं है। हालांकि जो आईएसआईएस खुरासन ने जो काम किया है वो इसी के लायक है, क्योंकि उन्होंने भी हॉस्पिटल्स पे छोटे छोटे बच्चों को मतलब जन्म लेते हुए बच्चों तक को उन्होंने खत्म कर दिया, प्रेग्नेंट लेडीज को मार दिया। तो दे आर मतलब दे डिजर्व द सेम विच दे डिड इन प्रीवियस थिंग।
तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों एक से ही हैं। हाँ, उनका प्रॉब्लम यह है कि यदि मतलब मैं तो कहूंगा कि दे आर लाइक जॉम्बीज, ओके, और जो एक दूसरे को मार रहे हैं। बस खतरा यह है कि यदि यही चीज आगे स्प्रेड होती है, जैसे भारत जैसा देश है, भारत में एक बहुत बड़ा जो संख्या है जो इस्लाम को मानने वालों का है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यदि उसमें 0.01% भी इनके किसी भी थॉट प्रोसेस से या इनकी फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। द पॉइंट इज कि उसमें जो पढ़े लिखे समझदार मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, इस्लाम को जो अच्छे समझदार लोग हैं, जो एक मानवता को मानने वाले लोग हैं, उनको पहल करनी होगी। और उनको यदि इस तरह का कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास उनको करना होगा। वरना अफगानिस्तान में यदि दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं तो इट इज अ बेटर थिंग कि हमें तीसरे को किसी को इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। लेट देम डाई देमसेल्व्स। बिल्कुल, मतलब खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। खतरा जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ये खास तौर पर देखा जाए तो जो इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनमें भी ये चीजें हो सकती है। बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। राजेश भारती जी, अगर आपसे जानना चाहें, आईएस के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और जो तालिबान है वो लगातार मार रहा है, तो कैसे इसे समझे? क्योंकि अभी देखा जाए अफगानिस्तान में जिस तरीके से इन लोगों ने कब्जा किया था, उसमें अभी जो कई लोग हालांकि हस्तक्षेप यहाँ पर किया गया, भारत ने भी किया और भी दूसरी कंट्रीज ने भी किया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब तालिबान जो है वो अपनी जो चीजें हैं लगातार करता आ रहा है। अब लेकिन जो स्थिति है वो फिर से भयावह होती हुई नजर आ रही है। अगर आगे की चीजें देखें तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी कर्नल साहब बोल रहे थे कि दोनों में से कोई भी मरे हमारे लिए अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अफगानिस्तान की यदि हम बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अभी क्या हो रहा है, तालिबान और आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के लड़ाके आपस में जो है एक दूसरे को मार रहे हैं। ये निश्चित रूप से तालिबान जो है अफगानिस्तान के एक अधिकतर हिस्से पे कब्जा है और अफगानिस्तान के पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पे जो है इनका आईएस प्रोविंस वालों का कब्जा है। लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं, ये सिर्फ ये मुद्दे को तो हल्का करना है। ये आपस में लड़ रहे हैं ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि दोनों की जो तालिबान की लड़ाई है और वो उनकी लड़ाई, आप जानते हैं कि वो जो आईएस इस्लामिक स्टेट है उसी की एक शाखा है। ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के नाम से ये जो है जहाँ जाते इनका गढ़ नागरहार प्रांत में है, जो आपने ये भी बताया। देखिए, ये जो लड़ाई है ये गजवाए हिंद की को लेके माने वो माना जाता है कि जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है वो अधिक क्रूर है और तालिबान उनकी तुलना में कम क्रूर है। अब ये बात जो है हमें कौन बता रहा है? वेस्ट मीडिया बता रही है। और हम उस वेस्ट की मीडिया की बताई बात को कि खुरासान अधिक क्रूर है यदि तालिबान के लड़ाके उनको मार रहे हैं, क्योंकि वेस्ट और हमारा इंटरेस्ट उसमें ये पूरा होता है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के कुछ लड़ाके जम्मू कश्मीर और यूपी में एक घटना हुई थी कुछ पिछले साल, तो उसमें उनका नाम आया था। तो उसके बाद हमें लगता है कि ये अधिक क्रूर लोग हैं और यदि उनका सफाया तालिबान ही कर दे तो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन ये लड़ाई जो है ये दो संगठन की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है। धर्म का इस्तेमाल करने की सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दो वैचारिकी के बीच की भी लड़ाई है। अगर विचारधारा की लड़ाई न हो दुनिया में तो इस तरह से एक धर्म के अंतर्गत या एक समाज में या एक तरह की परिस्थिति में एक ही संगठन पैदा हो, अंततः धर्म से भी अलग अलग विचार लोग ले लेते हैं। अब जैसे कि इवन हम बात करें खुरासान वाले संगठन की, तो ये संगठन जो है ये देवबंद आंदोलन से प्रेरित माना जाता है। अब आप यदि आजादी के आंदोलन में हम देवबंद आंदोलन की बात करें तो देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नदवी और रशीद अहमद गंगोई ने जो शुरू किया था, वो आंदोलन जो है वो मुस्लिम जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे उनके विरोध में राष्ट्रभक्त मुस्लिम लोगों का आंदोलन था। लेकिन आज वो देवबंद कहाँ चला गया? तो विचारधारा को सिर्फ लोगों के मारे जाने तक सीमित के छोड़ देना या चिंता के छोड़ देना कि कोई भी मरे हमारे लिए कोई बात नहीं, इस तरह से देखे जाने का मैं पक्षधर हूं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बात अगर अमरदीप सर ने कही थी कि एक 0.01% भी अगर
धर्म को लेकर बातचीत जो है वो यहाँ तक आ गई है, और भी जो दूसरी कंट्रीज है जहाँ पर एक मुस्लिम लोग जो है, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो इन सब चीजों को मानते हैं, और वैचारिक लड़ाई आपने बोली, उस पर भी सवाल अभी हम अमरदीप सर से करेंगे। लेकिन अमरदीप सर का जो एक पॉइंट था कि जो इस्लामिक कंट्री है, अगर इस तरीके की चीजें भी वहां पर आ गई तो आगे बहुत सारी दिक्कत हो जानी है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा तबका जो है वो इस्लाम को मानने वाला है। देखिए, मैं कुछ साल पहले 90s के आसपास की बात है कि गिलानी ने एक इंटरव्यू बीबीसी को दिया था, और उसमें उसने कहा था कि हम अगले कुछ सालों में भारतीय सेना को या भारतीय सरकार को देख लेंगे। और उसके बाद आतंकवाद का एक ऐसा दौर आया जब लग रहा था कि हम मुश्किल हालात में फंस गए थे, और हम फिर भी हमने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ बनाए रखा। वो कह क्या रहे थे, ये हमारी सारी इंटेलिजेंस या हमारा सारा सिस्टम नहीं समझ पाया, वो क्या कहना चाह रहे थे। तो गिलानी ये कह रहे थे कि हम इतने जिहादी पैदा करें, और वो जिहादी पैदा हो कहा रहे हैं, वो कोई भी विचारधारा है तो उस विचारधारा का कोई पौधा तो लगाएंगे, कहीं तो उसकी नर्सरी बनेगी। हाँ, तो ये खुरासान प्रोविंस की नर्सरी कहाँ है, तालिबान की नर्सरी कहाँ है, अंततः हम जब तक इसकी नर्सरी नहीं तलाशेंगे कि ये हो क्यों रहा है, बिल्कुल, तब तक जो है हम असली मुद्दे तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये धर्म के नाम पे जो बखेरा खड़ा किया जाता है उससे कुछ हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल। अमरदीप, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वैचारिक लड़ाई है, ये तो समझ में आ रही है कि विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रही है, जिसके कारण ये स्थितियां जो है वो उत्पन्न होती नजर आ रही हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, विचारधारा की तो लड़ाई होती ही है, और उसमें 19-20 का ही फर्क होता है। जैसे तालिबान और खुरासान को ले लीजिए, अब ये कहें कि वो ज्यादा क्रूर हैं, वो कम क्रूर हैं, तो मैं कहूंगा एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। दूसरे यही जो भारती जी अभी कह रहे थे कि इसकी नर्सरी कहाँ है, उसकी नर्सरी तो ये मदरसे हैं, जहाँ पे जो मुल्ला इनको जो समझाते हैं वो वहां से फीडिंग हो रही है। दैट मीन्स दैट वो पौधे को काटा जाए, उन मदरसों को खत्म किया जाए। वो जो देवबंद जिस विचारधारा को आप कह रहे हैं कि उसने आजादी की लड़ाई में जब लड़ी थी, लेकिन आज वो आतंकवाद का अड्डा बन गया है, उसको खत्म कीजिए, उसको बंद कराइए। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य शुरू में भी यही था और आज भी यही है कि यदि इस विचारधारा से 0.01% भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम, बिकॉज ये तो हमारे अंदर एक तरह से कैंसरस वो है डिजीज। और जो मैंने उनको शब्द यूज किया था, हालांकि इट इज फिक्शनल, कि वो जॉम्बीज हैं। और जब वो एक दूसरे से, आप ये देखिए कि अफगानिस्तान में भी कभी बुद्धिस्ट हुआ करते थे और वहां की जो मेन फिलॉसफी थी वो बुद्धिस्ट थी, लेकिन उनको सबको क्या आज किस हालत में पहुंचा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनको रोकना होगा, और रोकने के अलावा इस विचारधारा को फैलने से रोकना है। बाकी अफगानिस्तान में हम किसको बचाएंगे, खुरासान को बचाएं या तालिबान को बचाएं? मैं तो अब जैसे अभी भारती जी कह रहे थे कि ये खुरासान और कोई, अरे तो किसको बचाओगे? मेरी तरफ से तो दोनों खत्म होने चाहिए, बिकॉज बोथ आर एज मैड एज एनी मैड डॉग इज। तो कहने का मतलब है कि उनको मरने दीजिए, और मैं तो कहता हूँ जितने ज्यादा खत्म हो जाए उतना बेहतर है। बिल्कुल, आपकी बात से तो खैर सहमत है, क्योंकि दोनों ही जो है वो काफी खतरा है, सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए भी। लेकिन बिल्कुल एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा यहाँ पर बोला है भारती जी, मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जड़ की अगर बात की जा रही है वाकई में, तो ये कई जगह ऐसा कई वीडियोस जो है वो भी मीडिया ने वायरल किए हैं, कई भी चीज जो है वो भी निकलकर सामने आई है कि मदरसों में ब्रेन वॉश जैसी चीज जो है वो की जा रही है, इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। कई चीजें जो है वो भी निकलकर सामने आई हैं, कई बार इनके ऊपर कार्रवाइयां भी की गई हैं। तो उसको खत्म करने पर हमें काम करना चाहिए, मतलब ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। मैडम, ये संभव नहीं है, मदरसों को खत्म नहीं कर सकते, मगर मदरसों का रिफॉर्म्स कीजिए। कर्नल साहब की इस अप्रोच से सहमत हुआ ही नहीं जा सकता कि मदरसे आप बंद कर दे, या हम कहें कि देवबंद का स्कूल बंद कर दे, ये संभव नहीं है। हम मदरसे का रिफॉर्म्स करें, वहाँ आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को लागू करें। और अभी हमारी नई शिक्षा नीति सरकार लेके आई है, उस नई शिक्षा नीति के दायरे में मदरसों को लाए, और हम धर्म की शिक्षा को बंद करा सकते हैं, लेकिन हम मदरसे बंद नहीं करा सकते। दूसरी बात यह है कि यदि आपने मदरसे बंद करा दिए तो मस्जिदों में शिक्षा शुरू हो जाएगी। देखिए, एक समाज को बदलने के लिए एक लंबे प्रोसेस और एक लंबी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है।
और वो जो प्रोसेस और प्लानिंग में जो सबसे बड़ी बाधा है, फिर वही बात है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, वो बाधा है गरीबी, जहालत। जब तक गरीबी और जहालत है तब तक आतंकवादी पैदा होंगे, तब तक जो है ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं इस्लामिक संगठन की। आसाम में जो लड़ रहे हैं वो कौन से संगठन है, नागालैंड में, मिजो में जो लड़ रहे हैं वो कौन से संगठन है। देखिए, हिंसा के पीछे, हिंसा हर समय कमजोरों का हथियार होता है। ये बात हमारे देश में महात्मा गांधी ने सिद्ध किया कि जो है हिंसा की लड़ाई कमजोर लड़ते हैं, क्योंकि उसमें आप हिंसा करके आपके पास भागने का मौका होता है। लेकिन जब आप अहिंसक लड़ाई करते हैं तो आपके भागने का मौका नहीं होता, क्योंकि सामने वाला हथियार बंद होता है और आप निहत्थे होते हैं। तो बिना हथियार की लड़ाई जो है अधिक मजबूती की लड़ाई होती है और वो मजबूत लोग लड़ पाते हैं। ये बात भी हमें समझना पड़ेगा। और उस समाज में गरीबी और जहालत कैसे कम हो, शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, जब तक ही नहीं करेंगे तब तक हम नागालैंड प्रांत में या जम्मू कश्मीर में, मान लीजिए कल को हम 10 आतंकवादी पकड़ के हमने उनको जो है फांसी की सजा दे दिया, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस दे दिया, तो क्या इससे अगले आतंकवादी खेप आने बंद हो जाएंगे? ये जो न्याय का एक शास्त्र, न्याय का एक सिस्टम है कि जो जस्टिस है वो डिटरेंट का काम करता है, पनिशमेंट जो होता है इस तरह के हार्ड पनिशमेंट। लेकिन ये बात सिद्ध हो गया है कि आज के समाज के लिए डिटरेंट नहीं है, लोग इससे नहीं डरते, फिर भी हो रहा है। दामिनी कांड के बाद भी आज भी जो है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा नहीं रुका, और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं नंबर्स में अगर देखें तो बढ़ गया है भारत में। बिल्कुल। अमरदीप सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जो कह रहा था वही चीज भारती जी ने कही है, बस उसको शब्दों का हेरफेर है। मदरसे बंद करने से मतलब नहीं कि उस बिल्डिंग को ताला लगा दिया जाए। मदरसे से मतलब है कि इस तरह की शिक्षा पे रोक लगाई जाए जिस तरह का ब्रेन वॉश वहाँ पे किया जाता है, मॉडर्नाइजेशन किया जाए। वहाँ पे उनको जो पढ़ाया जाना चाहिए, एक यू कैन से व्यवहारिक शिक्षा जो है, साइंस पढ़ाई जाए वहाँ पर, जो आपको आगे जीवन में इस्तेमाल करने वाली चीज। दीनी पढ़ाई तो आप घर पे पढ़ सकते हैं अपने, वो रोकने की जरूरत है जिसपे दीन के नाम पे, धर्म के नाम पे आप जब उनको जिहाद के लिए तैयार करते हैं, उनको ह्यूमन बॉम्ब के लिए तैयार करते हैं, दैट इज टू बी स्टॉप्ड। मदरसा वो है। मदरसा तो अदरवाइज नॉर्मल लैंग्वेज में तो मदरसा मीन्स ए स्कूल, बिल्कुल है ना, तो वो कोई फर्क नहीं है। बाकी रही पनिशमेंट, जो ये दोनों काम पैरेलल चलने होते हैं कि आप एक तरफ वैचारिक रिफॉर्म कीजिए और एक तरफ उनको जो मौजूद हैं, जो बन चुके, जिनको रिफॉर्म नहीं, जिनको बदला नहीं जा सकता, उनको तो एग्जीक्यूट ही करना पड़ेगा। आप सोचें कि तालिबान को आप महात्मा गांधी की शिक्षा देके उनको आप कन्वर्ट कर लेंगे एक उसमें अहिंसक लोगों में, तो दैट इज हाईली इम्पॉसिबल। वहां पे कोई नहीं कर सका। एक हम कभी नाम सुनते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आता है खाली, कि जिसमें वो महात्मा गांधी के फॉलोवर थे, अदरवाइज वहां से कौन महात्मा गांधी का फॉलोवर हुआ? तो कहने का तात्पर्य है कि उन लोगों को समझाया जाए, उनको तो एग्जीक्यूट ही करना पड़ेगा। और यदि वो आपस में ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब वी शुड बी हैप्पी। बट हाँ, हमको अपने तरफ ध्यान देना है। जो हम कह रहे हैं कि हमारे भारत में ये स्प्रेड नहीं होना चाहिए। हमें अपने जो देश के लोग हैं, वो जो इस्लाम को भी मानने वाले हैं, उनको देखना है कि कहीं हमारे मदरसों से उनको तो जिहादी नहीं बनाया जा रहा है, और यदि ऐसा हो रहा है तो उसको रोक लगानी होगी। और उसमें सबसे आगे कदम जो है, जो मुस्लिम फेथ को मानने वाले जो समझदार लोग हैं, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। उनमें एक अच्छा नेता पैदा हो जो उनको सिखाए कि तुम्हारे इस कारण से सारा इस्लाम बदनाम हो रहा है, सारा इस्लाम खत्म हो रहा है, हर इस्लाम को मानने वाले को आतंकवादी देखा जा रहा है। तो वो आगे बढ़ के इस पे रोक लगाएं, इस तरह की विचारधारा को रोके, तभी ये संभव है कि हम इसके इन्फ्लुएंस से बच सकते हैं। वरना द डे इज नॉट फार व्हेन दिस फायर विल कम टू इंडिया आल्सो एंड इट विल स्प्रेड इन अदर कंट्रीज आल्सो। बिल्कुल। राजेश भारती जी, अगर बात करें नंगरहार प्रांत की, तो नंगरहार प्रांत में 1300 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को तैनात किया गया है। तो ये जो प्रांत है, यहाँ पर जो 1300 से ज्यादा लड़ाकों को तैनात किया गया है, कैसे समझे इसे कि किस तरीके की अब जो आगे की चीजें जो है वो तालिबान कर सकता है? अगर बोलूं तो ये दोनों संगठन, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस और तालिबान की जो लड़ाई है,
ये जितनी लंबी चले हमारे हित में, अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो। क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में तालिबान निश्चिंत नहीं होता तब तक वो जम्मू कश्मीर या भारत की तरफ नहीं देखेगा, या इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस भी भारत की तरफ नहीं देखेगा। तो यदि वो अफगानिस्तान में ही अंदरूनी हालातों से जूझता रहेगा, तालिबान के साथ लड़ता रहेगा, और ये लड़ाई अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो 10 फुट चलनी चाहिए। अगर मैं डिप्लोमेसी की बात करूं तो ये खत्म नहीं होनी चाहिए लड़ाई। जितनी लंबी लड़ाई चलेगी तालिबान भी वही इन्वॉल्व रहेगा और खुरासान संगठन भी वही इन्वॉल्व रहेगा, और वो आपसी संघर्ष में लगे रहेंगे। और हमारे भारत के लिए, और इसमें अंततः हम जानते हैं कि जब दो संगठन लंबी लड़ाई में जाते हैं तो अंततः दोनों संगठन खत्म हो जाते हैं। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लड़ाई 10 को चले और अंततः दोनों संगठन आपस में ही लड़ते लड़ते कमजोर हो जाएंगे, और भारत के लिए तो, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही बेहतर ही है। बिल्कुल। अमरदीप सर, इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से सरेंडर करने की अपील जो है वो लगातार तालिबान कर रहा है, और अगर वो सरेंडर नहीं कर रहा है तो उन्हें मार रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट भी तालिबान जो है वो यहाँ पर दे रहा है। लेकिन कैसे मतलब इसे समझा जाए, क्योंकि वो लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं। कोई आगे से तो आके बोलेगा नहीं कि नहीं हम IS के लड़ाके हैं और हम सरेंडर कर रहे हैं, तो वहां पर तो कुछ मासूमों की भी जान है वो भी जारी होगी, जो नहीं है उससे रिलेटेड उनकी भी जान जो है वो जारी है। हाँ, मैंने पहले शुरू में भी कहा कि देखिए, ये भी उनका हश्र तो वही होना है, चाहे वो सरेंडर करें या ना करें। अल्टीमेटली इफ दे सरेंडर ऑल्सो दे विल बी एग्जीक्यूटेड, दे विल बी किल्ड एंड दे विल बी ब्रूटली किल्ड। सो जो मैं उनकी साइकोलॉजी को समझता हूँ, या जिस तरह मैंने जम्मू एंड कश्मीर में अपनी सर्विस के दौरान आतंकवादियों को देखा है, और स्पेशली जो अफगानी ओरिजिन से जो मिलिटेंट आते हैं, वो आसानी से सरेंडर नहीं करते। फॉर देम डाइंग इज लाइक दे आर गोइंग टू हेवन, बिकॉज उन्होंने तो जिहाद का पाठ पढ़ा हुआ है ना, चाहे वो खुरासान में हो चाहे वो तालिबान में, उनको जिहाद का एक पाठ पढ़ा दिया है कि यू आर डूइंग जिहाद, और आप यदि लड़ते हुए मारे जाएंगे यू विल गो टू हेवन, जहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलेंगी, 70 हूरें मिलेंगी, शराब के कौसर मिलेंगे, और न जाने क्या क्या। तो इतना ब्रेन वॉश हो गया होता है कि दे आर नॉट रेडी टू सरेंडर एट ऑल, तो वो सरेंडर तो नहीं करेंगे। अब रही बात जो वहाँ के मासूम लोग हैं, या जो इस तरह इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, वो गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा उनको, या तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो कि वहां से अब उनको पहचाने कैसे कि कौन खुरासान के साथ नहीं है और कौन तालिबान नहीं है, बिकॉज ऑल आर सेम। तो इट इज वेरी मतलब प्रिकेरियस सिचुएशन है, और जो अफगानिस्तान के वही के लोगों को इसको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरह सॉल्व करेंगे ये तो मतलब उन्हीं पे डिपेंड करता है, वरना ये जैसा भारती जी ने मेरे शब्दों को थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, मैं कह रहा था कि दोनों का लड़ते रहना तो हमारे लिए अच्छी चीज है, तो उन्होंने कहा कि यस इफ दिस विल कंटिन्यू तो भारत के लिए जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो भारत की तरफ नहीं आएंगे। तो दिस इज द राइट वे, एंड अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। तो ये तो होना ही है। इससे बस यही कहेंगे कि गेहूं के साथ यदि घुन पिस रहा है तो जस्ट टू बैड, वहाँ के जो आम नागरिक हैं या तो वहां से निकल जाएं, भागने का प्रयास करते हैं, बट उन्हें शरण कौन दे, ये तो उन्हें सोचना चाहिए जिन्होंने ये राक्षस जो तालिबान रूपी या IS रूपी राक्षस तैयार किया है, और वो उन आम लोगों के लिए वो चिंतित नहीं है। तो कहने का है कि अब उनके भाग्य के ऊपर ही छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। राजेश भारती जी, अगर तालिबान की जो रणनीति है उसे देखा जाए, तालिबान की जो स्थिति है उसे देखा जाए, और अफगानिस्तान की जो भी स्थिति बनने में आ रही है उसे देखा जाए, तो क्या लगता है आपको, क्या इसका अंत दिखाई दे रहा है या इसका अंत हो सकता है? नहीं, मुझे आसानी से अंत नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 2014 के आसपास जो है नागरहार प्रांत में पहली बार जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस को देखा गया, और उस आसपास में उन्होंने जिस मजबूती से अपने को काबिज कर लिया है, और आज जैसी स्थिति बन गई है कि वो तालिबान के लड़ाके दिन में तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन कहा जाता है जो मीडिया से खबरें छन के आ रही है कि रात में वो क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। तो इस तरह के मजबूत गढ़ में, और वो लड़ाके जो है IS, क्योंकि वो बाहर उठता सीरिया से, इराक से, तो IS भी अपने इस बचे संगठन को, ये उसी का हिस्सा है, निश्चित रूप से सामने आएगा। तो ये लड़ाई आसानी से खत्म नहीं होने वाला, और तालिबान को इतना हल्का नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। अमरदीप सर, चलते चलते आपसे एक अंतिम टिप्पणी जानना चाहेंगे, कम शब्दों में बताइए।
देखिए, ऐसा है, इसको हम जो ये कहें कि जो ये अफगानिस्तान का इलाका है जहाँ पे ये सब चल रहा है, एक तरह से आयरन कर्टेन हो जाना चाहिए। उनको लेट देम फाइट, नोबडी शुड एंटर, नोबडी शुड कम आउट फ्रॉम देयर। और इसकी जो आइडियोलॉजी है उसको विश्व के दूसरे हिस्सों में रोकना चाहिए, वो स्प्रेड ना हो। यही उससे ही विश्व का भलाई है। एंड लेट देम सॉर्ट देमसेल्फ, आपस में ही उनको कर लेना चाहिए और करने देना चाहिए। बिल्कुल। आप दोनों ने ही इस मुद्दे पर अपने अपने विचार यहाँ पर रखे, बहुत ही अच्छी जानकारी साथ में यहाँ पर दी। बहुत धन्यवाद, अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम बात कर रहे थे तालिबानी छवि की। तालिबान किस तरीके से लड़ाकों को वहां पर तैनात कर रहा है, मासूम लोगों को भी मार रहा है, और इसके साथ ही ये भी कह रहा है कि ये थोड़ा क्रूर है लेकिन हमें इसे खत्म करना होगा। ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, ये भारत के लिए भी खतरा हो सकता है, या पूरी दुनिया के लिए भी खतरा हो सकता है। चलिए इस बात को मान भी लेते हैं, लेकिन जिस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही हैं, जो तालिबान यहाँ पर कर रहा है, इसका अंत तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अब जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो किस तरीके से अफगानिस्तान को बचाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।